तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पंचायती राज संस्थाओं के उद्भव के बारे में देखा था और बहुत सारे प्रावधान भी देख लिए थे। उसी क्रम में ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखें, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 243 जे के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जे में पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण का उल्लेख किया गया, अर्थात जो ऑडिट होती है उसके बारे में बताया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में ऑडिट या अंकेक्षण का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है कि इसका अंकेक्षण या ऑडिट कैसे किया जाएगा, किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 243 के की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के लिए क्या होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ए में भी किया गया है, जो हमारे नगरीय स्वशासन इकाइयां हैं उनके लिए। जो हमारे राज्य पंचायत और निर्वाचन आयोग है, ये हमारे पंचायतों के साथ ही साथ नगरीय निकायों की इनके चुनाव करवाता है। बात करें आगे अनुच्छेद 243 एल की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एल के अनुसार 73वें संविधान संशोधन का संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन करना, इसके बारे में बताया गया है। अर्थात जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें किस तरह कार्य करेगी, ये हमारे 243 एल के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 243 एम की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार राज्यों और क्षेत्र जिन्हें इस अधिनियम से छूट दी गई है वो कौन कौन से हैं? हमारे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर का पर्वतीय प्रदेश। ये हम बात करें वो क्षेत्र जिनको जो हमारे पंचायती राज अधिनियम के जो प्रावधान है उनसे छूट मिली हुई है। तीसरा हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र। तो हमारे तीन क्षेत्र कौन कौन से? तीन तो पूरे राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन्हें पंचायती राज अधिनियम से पूरी तरह से छूट दी गई है। साथ साथ मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को पंचायती राज के प्रावधानों से पूरी तरह से छूट मिली हुई है। अगला प्रावधान देखेंगे 243 एन। संविधान के अनुच्छेद 243 एन के अनुसार देखें तो इनके अनुसार विद्यमान जो भी कानून है वो कानूनों पर पंचायत का बने रहना बताया गया है। अर्थात जो हमारे इसके संविधान में इसके प्रावधान किए गए उससे पहले जो भी कानून बने हुए थे उन कानूनों की बात करते हैं, उन कानूनों पर पंचायतों का बना रहना बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 ओ की बात करते हैं, इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। अर्थात जब भी पंचायती राज संस्थाएं होगी तो उनके चुनाव होंगे तो उसमें न्यायालय को बीच में नहीं आ सकती, अर्थात वह हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर बात करते हैं, अब हमने सारे प्रावधान देख लिए क्योंकि 243 ए से 243 ओ तक हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान होते हैं, वो हमने देख लिए। अब देखते हैं जो भी हमारे सदस्य चुने जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहले आता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख को हमारी शपथ जिला कलेक्टर के द्वारा दिलाई जाती है। हमारे जिला प्रमुख चुना जाता है तो जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। उप जिला प्रमुख को हमारी शपथ जिला कलेक्टर के द्वारा दिलाई जाती है। इस तरह हमारे और जिला परिषद के जो सदस्य होंगे उनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा दिलाई जाती है। तो इस तरह तीनों चीज़ों में क्या हमारे जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है, अर्थात जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद, तीनों को शपथ कौन दिलाता है? हमारा जिला कलेक्टर। फिर बात करें हमारे प्रधान, उप प्रधान, ठीक है, प्रधान, उप प्रधान और जो हमारा पंचायत समिति के सदस्य है, तीनों को शपथ हमारे उपखंड अधिकारी और उपखंड अधिकारी मतलब सब डिविजनल ऑफिसर है, इसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इस तरह देखते हैं प्रधान, उप प्रधान और हमारे पंचायत समिति के सदस्य, तीनों को शपथ कौन दिलाता है? हमारे सब डिविजनल ऑफिसर, जिसे एसडीओ कहते हैं। और यदि आप आरएस बनते हैं तो आरएस बनने के बाद आप भी एसडीओ बन जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। कौन कौन? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की बात करें तो इनको शपथ हमारे पीठासीन अधिकारी, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, उसके द्वारा दिलाई जाएगी तीनों को। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि तीनों के स्तर की सेम बातें हैं। शपथ कौन किसको दिलाता है? तो सबसे पहले हमारे जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य हैं, इन तीनों को हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। फिर हमारे प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य हैं, इनको हमारे उपखंड अधिकारी या एसडीओ के द्वारा दिलाई जाती है। फिर हमारे सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच आते हैं, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
अब बात करेंगे त्यागपत्र की या इस्तीफे की, रेजिग्नेशन की। तो जिला प्रमुख अपना रेजिग्नेशन संभागीय आयुक्त को देता है। किसको? संभागीय आयुक्त, ये हमारे डिविजनल कमिश्नर होता है, इसको देता है। उप जिला प्रमुख हमारे जिला प्रमुख को, जिला परिषद के सदस्य हमारे क्या करेंगे? जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। जो हमारे पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, वो प्रधान अपना त्यागपत्र किसको? जिला प्रमुख को देता है। तो इस तरह हम रेजिग्नेशन को देख रहे हैं। उप प्रधान हमारे किसको देता है? प्रधान को देता है। पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको? प्रधान को देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कौन किसको देता है। सरपंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ को देता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। उप सरपंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी या बीडीओ को देता है। और वार्ड पंच की बात करें तो वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको? खंड विकास अधिकारी या बीडीओ को देता है। हम इसको एक बार और देख लेते हैं आपके लिए कि हमारे जिला प्रमुख तो हमारे डिविजनल कमिश्नर को देता है। उप जिला प्रमुख, जिला परिषद और प्रधान, कौन कौन? उप जिला प्रमुख, जिला परिषद और प्रधान, तीनों के तीनों अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। फिर हमारे उप प्रधान की बात करते हैं। उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य क्या करते हैं? प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य ये दोनों अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं। बाकी सारे के सारे तीनों क्या करते हैं? जो हमारे कौन कौन? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, तीनों के तीनों अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? या रेजिग्नेशन या इस्तीफे किसको देते हैं? हमारे बीडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देते हैं। अब हम इस त्यागपत्र तो हमने देख लिया। अब देखेंगे हम पंचायती राज अधिनियम में बहुत सारी धाराएं। धाराओं की बात करें तो धाराओं में क्या क्या लिखा है। धारा नंबर 3 में दिया गया हमारे जो वार्ड सभा है उसके बारे में बात की गई। वार्ड सभा की बात हमने देख ली है कि साल में क्या 4 बार कम से कम वार्ड सभा होगी, अर्थात मीटिंग्स बुलानी जरूरी है। 15 अगस्त, 26 जनवरी मजदूर दिवस और हमारी जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी है, 1 मई है, 2 अक्टूबर है। ये 4 दिवस तो हमारे मीटिंग बुलानी काफ़ी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और धारा 3 में लिखा हुआ है। धारा 7 में वार्ड सभा के कार्य बताए गए हैं। जो धारा 8A है उसमें ग्राम सभा, 8E में ग्राम सभा के कार्य, धारा 9 में हमारे ग्राम पंचायत, धारा 10 में पंचायत समिति, धारा 11 में हमारे जिला परिषद के बारे में बताया गया है। धारा 12 में हमारे ग्राम पंचायत का गठन, धारा 13 में पंचायत समिति का गठन, धारा 14 में हमारे जिला परिषद का गठन, धारा 18C में हमारे मतदान का अधिकार, 19 के अंदर योग्यताएं जैसे हमारे वार्ड पंच, सरपंच की योग्यताएं, धारा 26 में हमारे सरपंच, कई बार ये धाराएं पूछ ली जाती परीक्षा में। धारा 32 में हमारे सरपंच की कार्य, धारा 36 में इस्तीफा, 37 में अविश्वास प्रस्ताव, धारा 38 में निष्कासन, 48 में कोरम या गणपूर्ति। ये पता आपको 10% होनी चाहिए कम से कम कोरम या गणपूर्ति। धारा 50 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, धारा 79 के अंदर खंड विकास अधिकारी या बीडीओ के बारे में बताया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। धारा 82 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे जिला परिषद, जो जिला परिषद में बैठता है उसके बारे में बताया। धारा 89 के अंदर ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, इसके बारे में बताया। 90 के अंदर जिला संस्थापन समिति जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी। धारा 94 में पंचायती राज संस्थाओं का विघटन, धारा 117 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करना या फिर न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित किया गया है। यदि चुनाव में कोई भी गड़बड़ होती है तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है। धारा 118 में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया है। धारा 119 और 120 में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया है। यदि दोनों धाराएं आपकी परीक्षा में पूछ ली जाए तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? धारा 120 को। धारा 120 के बारे में बताएंगे। वैसे दोनों धाराएं हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताई गई है, लेकिन 120 इम्पोर्टेंट है इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं में जब अविश्वास की बात आती है। अविश्वास की बात का मतलब होता है जब आपको लग जाता है कि जो आपने प्रतिनिधि चुने हैं वो किसी काम के नहीं है तो उनको पद से हटाया जाना जरूरी है। तो इसके लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 में पंचायती राज संस्था में अविश्वास का उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव उसका उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आ सकता है? देखिए, हमारा जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच। तो ये हमारे 6 पद है। 6 पदों के खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
अब बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। ये तो समझ ही गए होंगे कि ये ठीक से काम नहीं करे, निहाल के करात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा ही लाया जा सकता है। जितने उस समिति के सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य समर्थन करेंगे, तभी ये सब प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में 3/4 सदस्यों के समर्थन के द्वारा इसको पारित किया जाएगा। 1/3 सदस्य तो साइन करेंगे तब जाके प्रस्ताव आएगा, और ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ हमें हटाना ही है, तो 2/3 सदस्य, 2/3 क्या 3/4 सदस्य, अभी याद रखेंगे यहाँ पे कौन से 3/4 सदस्य, वो जब साइन करेंगे या प्रस्ताव को यस में कहेंगे तब जाके पास होगा। राजस्थान पंचायती राज कानून 2007 के अनुसार है ये बड़ी बात। राजस्थान पंचायती राज कानून 2007 से पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन 2007 के बाद में क्या है, हमारे 3/4 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि 2/3 सदस्य तो क्या बहला फुसला करके भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन 3/4 तो आसानी से नहीं होता। इसके मतलब है कि वास्तव में नकारा साबित हुआ है जो भी जनप्रतिनिधि है। अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज संस्थाओं के गठन के शुरुआती 2 साल में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप कहोगे वो नकारा है, लेकिन उसको काम करने का मौका तो दो, तभी तो जाके वो काम करेगा। तो 2 साल तक का तो मौका दिया जाता है। क्या मतलब कि आप एक बार चुनने के बाद उसे 2 साल का मौका दो, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके, और वो यदि साबित नहीं कर पाता तो आप हटा दीजिए उसे। अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज संस्थाओं के या फिर राजनीतिक पदाधिकारियों के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि वो आखिर में तो वैसे ही जा रहा है, आप हटा के उसको क्या करेंगे। या फिर देखिए कार्यकाल के अंतिम वर्ष मतलब 5वें वर्ष में भी ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आगे बात करें 73वें संविधान संशोधन में 2 तरह के प्रावधान है। क्या? एक तो अनिवार्य प्रावधान है, एक हमारे ऐच्छिक प्रावधान है। अर्थात कि केंद्र सरकार ने तो कानून बना के दे दिया, कानून बनाने के बाद कुछ प्रावधान तो अनिवार्य है जो राज्य सरकार को मानना जरूरी है। दूसरे ऐच्छिक है कि राज्य सरकार चाहे तो मान सकती है, चाहे तो ना माने। अब बात करें कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान है। ये हमने देखा, पहली बात तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। ये हमने देखा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको द्विस्तरीय मानने की जरूरत है, तो द्विस्तरीय व्यवस्था अपना सकती है चाहे तो। लेकिन यदि 20 लाख से अधिक जनसंख्या है किसी भी राज्य की, तो वहां पे क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी अनिवार्य है। फिर ग्राम सभा के प्रावधान बताए गए। ग्राम सभा के प्रावधान होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में 3 स्तर पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितने 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में सीट रिक्त होने की स्थिति में, सीट खाली होने की स्थिति में 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए। क्या? 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला आयोजना समिति, इनके गठन होने चाहिए। क्या क्या? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला आयोजना समिति के गठन होने चाहिए। ये अनिवार्य प्रावधान है। एक अनिवार्य प्रावधान है हमारे 33% आरक्षण होना चाहिए, और SC/ST को भी जैसी जनसंख्या हो उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐच्छिक प्रावधान है जो चाहे तो राज्य सरकार मान भी सकती है, ना भी माने। और प्रावधान कौन कौन से ऐच्छिक प्रावधानों में, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन किस तरह के होंगे ये राज्य सरकार खुद डिसाइड करेगी। पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण या ऑडिट किस तरह होगा ये राज्य सरकार खुद डिसाइड करेगी। महिलाओं के लिए 33% से अधिक आरक्षण की बात करें, ठीक है, तो 33% से यदि आरक्षण यदि देना चाहे तो सरकार खुद डिसाइड करे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है उनके द्वारा 50% आरक्षण, तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी 50% आरक्षण दिया गया है। OBC को किस तरह आरक्षण दिया जाएगा ये भी हमारे राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। पंचायती राज संस्थाओं में MP, MLA, MLC को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इसका डिसाइड भी हमारी राज्य सरकारें ही करती है। सरपंच का चुनाव, जिला आयोजना समिति की संरचना और संगठन, इन सब के बारे में सारे प्रावधान है कि जिला आयोजना समिति DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो इसके अंदर कौन कौन से सदस्य होंगे, किसको संगठन होगा, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, इसका डिसाइड भी कौन करेगा, राज्य सरकार खुद करेगी। तो हमने ये देखे ऐच्छिक प्रावधान, इससे पहले हमने अनिवार्य प्रावधान देखे थे। अब हम बात करेंगे आगे, एक चीज आती है पैसा कानून। कहाँ? पैसा कानून की बात करते हैं। तो पैसा कानून हमारे 1996 में पास हुआ था। इसको कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, अर्थात जिसको पैसा एक्ट 1996 भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ये भी कहते हैं।
पैसा कानून के क्रियान्वयन की बात करें तो 1996 में भारत सरकार के द्वारा दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर, किस पर, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा कानून को लागू किया गया। अब बात करें 1996 में लागू किया गया, लेकिन दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन 1994 में किया गया था। पैसा कानून की बात करें तो पैसा कानून का राजस्थान में क्रियान्वयन हमारे 30 सितंबर 1999 में किया गया था। राजस्थान में कब लागू किया गया इसे? 30 सितंबर 1999 में इसे लागू किया गया। अब बात करें राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर पैसा कानून लागू है, आप इन जिलों को याद रखेंगे। ये तकरीबन वो जिले हैं जहाँ हमारी जनजातियाँ रहती है अधिकांश, जैसे हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबू का सिरोही का जो आबू क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी जनजाति है, जैसे भील जनजाति, डामोर जनजाति, हमारी जो गरासिया जनजाति, तो ये बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो हमारे इन क्षेत्रों में रहती है। वहाँ पे क्या पैसा कानून लागू किया गया। अब पैसा कानून के क्षेत्र तो हमने देख लिए, अब बात करेंगे पैसा कानून के अंतर्गत प्रावधान कौन कौन से किए गए। बात करें प्रावधानों की, प्रावधानों में देखें तो इन क्षेत्रों की 50% सीटें क्या होगी, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगी। पैसा कानून की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है इनकी 50% सीटें हमारे जो ST है, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षित रहेगी। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे क्या है, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है यहाँ पे, ये याद रखेंगे आप। शांति समिति का गठन किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक शांति समिति का गठन किया जाएगा और शांति समिति में कम से कम 33% सीटें किसके लिए फिक्स रहेगी, महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं पैसा कानून के अंतर्गत क्या होगा, शांति समिति का गठन होगा और शांति समिति में क्या होगी, 33% सीटें किसके लिए आरक्षित रहेगी, महिलाओं के लिए। अब खास बात यह है कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी राजस्थान पैसा कानून 2011 को 2 नवंबर 2011 को लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार का खुद का पैसा कानून नहीं है, राजस्थान सरकार का भी खुद का पैसा कानून है जो 2011 में आया था। 2 नवंबर 2011 को इसको लागू कर दिया गया। अब हमने देखा था एक DPC की बात करते हैं, DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसके बारे में बात करें, जिला आयोजन समिति, इसमें क्या है। जिला आयोजन समिति क्या है, एक संवैधानिक समिति होती है। क्या, जिला आयोजन समिति एक संवैधानिक समिति, अर्थात संविधान के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जिला आयोजन समिति में कम से कम 5 सदस्य पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से होते हैं, अर्थात इसके 80% सदस्य कहाँ से होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से होते हैं। जिला आयोजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिले में एकीकृत विकास के कार्य का निर्माण करना, अर्थात जिले के अंदर कौन कौन से कार्य होंगे इन सब का डिसाइड कौन करता है, हमारे जो जिला आयोजन समिति करती है। और इसके 80% सदस्य कहाँ से होंगे, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से होंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिला आयोजन समिति की संरचना में 26 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 26 सदस्य होते हैं इसकी संरचना। एक तो हमारे जिला प्रमुख होगा, 25 बाकी सदस्य होंगे। कितने, 25 बाकी सदस्य होंगे। जैसे कि हमने देखा 80% क्या होंगे, पंचायत और नगरीय निकायों से, तो 25 का 80% कितने होता है, 20 सदस्य। कितने होते हैं, 20 सदस्य होते हैं 25 का 80%, तो 20 सदस्य हमारे क्या, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से होंगे। बाकी फिर 3 सदस्य कहाँ से होंगे, ये पदेन होंगे, मतलब कलेक्टर होगा, CEO और ACO, ये 3 सदस्य क्या होंगे, हमारे पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन पदेन सदस्य हमारे, एक तो कलेक्टर होगा, CEO और ACO। 2 सदस्य होंगे हमारे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि जिला आयोजन समिति के अंदर राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा कि 2 सदस्य हमारे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप इसको याद रखें। तो हमने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बहुत सारे प्रावधान तो देख लिए। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं में समस्याएं क्या क्या है। यदि उनकी समस्याओं को पता होगा तभी हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। पहली बात तो पर्याप्त धन की कमी, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में पैसे की कमी रहती है, इसलिए क्या पंचायतों के लिए क्या समस्या का विषय है, क्या, धन की कमी। पंचायतों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो सके। अब ये तो देखने की जरूरत है कि पंचायतों के पास 2-3 तरीके हैं, एक तो पथ कर है, एक जल कर है, एक मेलों पर कर है। तो इस तरह के जो कर है उनके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को पैसा प्राप्त होता है, और जिसकी मात्रा देखें तो न के बराबर पैसा होता है। तो उनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करें ताकि वो भी अपना पैसा जुटा सके। बात करें पंचायतों के जो कार्यकलाप है उनमें क्षेत्रीय सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं।
जो वहाँ के सांसद और विधायक होते हैं उनके हस्तक्षेप ने उनकी कार्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक वो सीरीज चल रही है TVF के चैनल पर, TVF मतलब द वायरल फीवर ऐसे कुछ है, तो उसके ऊपर जो पंचायत सीरीज चल रही है जीतू भैया की, उसमें आप देख सकते हैं जो हमारा विधायक साहब है, तो विधायक साहब किस तरह पंचायत समिति को परेशान करते हैं। तो उसमें उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक है ये पंचायतों के कार्य में बार बार हस्तक्षेप करते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया। क्या बनाया? स्थानीय स्वशासी निकाय हैं उनके अनिवार्य गठन बनाया, जबकि उनकी जो शक्तियां हैं, कार्य और वित्त पोषण, इसका उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडलों को सौंप दिया कि इनकी इच्छा हो तो दे दे, नहीं इच्छा हो तो ना दे। तो राज्यों की इच्छा नहीं हुई तो उन्होंने नहीं दिया। तो जैसे हमारे अटल बिहारी लालू प्रसाद यादव जी का एक डायलॉग था जिसमें वो ममता बनर्जी से कहते हैं कि क्या आपने रेल नहीं मांगा था? तो ममता बनर्जी कहती है नहीं मांगा था। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। तो वही बात है, जब प्रावधान अनिवार्य किया ही नहीं गया तो राज्य विधानमंडलों ने वो नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की विफलता की स्थिति आ जाती है कि उनके वित्त पोषण, कार्य, शक्तियाँ ये ना देकर उनको हाथ बांध दिए। फिर बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन कार्यों के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया। अर्थात ये चीज़ें वैसे तो पंचायतों के द्वारा ही देखी जानी चाहिए, लेकिन ये सारे सारे कार्य क्या है, वैसे तो उनके 29 विषयों में से एक है, लेकिन राज्य सरकार ही पंचायतों को सौंपने को तैयार नहीं है। इसके बजाय संशोधन के उन कार्यों को सूचीबद्ध किया गया जो हस्तांतरित किए जा सकते थे और कार्य के हस्तांतरण के उत्तरदायित्व को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो तो पंचायतों को सौंप दिए और जो वास्तव में उनकी शक्तियों को बढ़ा सकते थे वो राज्य विधानमंडलों ने अपने पास रखे। पिछले 31 वर्षों में प्राधिकार और कार्य का हस्तांतरण बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हमने देखा कि 2010 के अंदर जो गुलाब चंद कटारिया समिति थी उन्होंने 5 विषयों का ट्रांसफ़र हमारे पंचायतों को किया था। तो आप सोच सकते हैं कि बनने के कितने साल बाद जाके 5 विषयों का ट्रांसफ़र हुआ है। चूँकि इन कार्यों का कभी भी हस्तांतरण नहीं किया गया, इसलिए इन कार्यों के लिए राज्य के कर्मचारी प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती गई और इनका सबसे सामान्य उदाहरण है राज्य जल बोर्डों की खराब स्थिति। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस लाइन की कि जो हमारे जल से संबंधित जितने भी कार्य है ये पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं सौंपे गए उनको। इस वजह से हमारे जितने भी जल बोर्ड है उनमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई और इससे क्या है, उनकी स्थिति वैसे भी खराब हो रही है। तो ये सारे कार्य वैसे पंचायतों को दे देने चाहिए। संशोधन की सबसे प्रमुख विफलता पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी पर विचार नहीं करना है। कभी भी राज्य सरकार ये कोशिश नहीं करती है कि पंचायतों की वित्त की व्यवस्था हो। स्थानीय सरकारें या तो स्थानीय करों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ा सकती है या फिर अंतर सरकारी हस्तांतरण पर वो निर्भर है। अर्थात सरकारें यदि उनको दे दे भीख में दान तो ठीक है, नहीं तो उनके पास पैसे की कोई खास व्यवस्था नहीं होती। इनके अलावा बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आने वाले विषयों पर कर लगाने की शक्ति को भी विशेष रूप से राज्य विधायक के द्वारा अधिकृत किया जाता है। यदि और कोई कर लगाना हो तो ये भी राज्य सरकार ही डिसाइड करके पंचायतों को देती है कौन से कर लगाने और कौन से कर नहीं लगाने। 73वें संविधान संशोधन ने करारोपण की जो शक्ति है इसके निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडल को सौंप दिया। क्या कि राज्य विधानमंडल ही डिसाइड करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को करों के माध्यम से किस तरह से पैसा प्राप्त होगा। अधिकांश राज्यों ने इस शक्ति के हस्तांतरण में कोई रुचि नहीं दिखाई है, अर्थात उनको कोई टेंशन नहीं है कि जो हमारी पंचायतें हैं उनको पैसा मिले या ना। बात करें राजस्व सर्जन का दूसरा माध्यम हमारा अंतर सरकारी हस्तांतरण है, जहां राज्य सरकारें अपने राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपती है। संवैधानिक संशोधन ने राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में राजस्व की साझेदारी की सिफारिश के लिए राज्य वित्त आयोग को बंद दिया, लेकिन ये केवल सिफारिश होती है, राज्य सरकार उनके मानने के लिए बाध्य नहीं। ये भी आप समझ चुके हैं कि अंतर सरकारी हस्तांतरण की बात करें तो राज्य सरकारों के पास जितना भी राजस्व प्राप्त होगा कर से, गैर कर से, कैसे भी, तो एक हमारे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वह डिसाइड करता है कि उनमें से कितना पैसा हमारे स्थानीय सरकारों को दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो डिसाइड करते हैं ये मानना जो हमारी राज्य सरकार है उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल सिफारिशें होती है, मानना जरूरी नहीं। यद्यपि वित्त आयोग ने
विभिन्न स्तरों पर धन के आधिकारिक हस्तांतरण का समर्थन किया, लेकिन राज्यों के द्वारा धन के हस्तांतरण के संदर्भ में बहुत कम कार्रवाई है। अर्थात यदि 10% के लिए कहते हैं तो 5% ही देते हैं। पंचायती राज संस्थाएं उन परियोजनाओं को अपनाने के लिए अनिच्छुक होती है जिनमें किसी भी सार्थक वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता होती है। प्राय अत्यंत बुनियादी स्थानीय प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी असमर्थ होती है इससे। अब हम बात करें आगे, पंचायती राज संस्थाएं क्या संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त है। पंचायती राज संस्थाएं क्या संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त रहती है। उनके पास क्या सचिव स्तर का समर्थन, निचले स्तर के तकनीकी ज्ञान का अभाव उन्हें ऊर्ध्वगामी योजना को समूहन में बाधित करता है। अब बात करें पंचायती राज संस्थाओं में एक और कमी, अब क्या है कि जो सचिव स्तर है उनका समर्थन तो नहीं मिलता उनको, जो साथ साथ देखें जो उनके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए वो तकनीकी ज्ञान भी नहीं है, तो फिर किस तरह से वह अपना विकास कर सकती है। पंचायती राज संस्था में तदर्थवाद मतलब एडवोकेज्म की उपस्थिति है, अर्थात ग्राम सभा ग्राम समितियों की बैठक में एजेंडे की स्पष्ट व्यवस्था की कमी होती है कि जब भी वो बैठक करते हैं उनके पास मुद्दा ही नहीं होता है, किस मुद्दे पे बात करें, हमें किस तरह से विकास करना है, आगे क्या मुद्दे होंगे जिनके ऊपर बात करने। जब उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से कार्य रूपरेखा नहीं है, तो वो किस तरह से कार्य करेंगे, ये भी बहुत बड़ी कमी है। हालांकि महिलाओं और SC/ST समुदाय को 73 संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो पंचायती राज संस्था में प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन महिला और SC/ST प्रतिनिधियों के मामले में पंचपति प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व इनकी उपस्थिति की समस्या भी देखने को मिली है। अर्थात जो सरपंच बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं, पुत्री को खड़ा कर देते हैं, तो वो क्या है हमारे प्रधानपति। यदि आपने पंचायत सीरीज देखी है तो उसमें हमारे प्रधानपति रहती है, जो मंजू देवी रहती है, तो मंजू देवी के जो हस्बैंड होते हैं तो वही प्रधानी करते हुए दिखते हैं, जबकि प्रधान कौन होती है, मंजू देवी होती है पंचायत सीरीज के अंदर, यदि आपने देखी हो तो आप इस चीज को समझ जाएंगे, प्रधानपति वाली अवधारणा। पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति व्यवस्था के 27 वर्ष बाद, 27 नहीं अब तो 31 वर्ष हो गए, तो 31 वर्ष बाद भी क्या है, जवाबदेही व्यवस्था अत्यंत कमजोर बनी हुई है। अर्थात मेन चीज ये है कि यदि पंचायती राज व्यवस्थाएं सफल नहीं हुई, अब इससे पूछा जाए तो किससे पूछा जाए, इसके लिए किसी की जवाबदेता नहीं, तो मेन चीज तो समस्या यहाँ आती, जवाबदेता की कमी की वजह से कार्य नहीं हो पाते हैं। कार्यों और निधियों के विभाजन में अस्पष्टता की समस्या ने क्या, कार्य और पैसे इसके विभाजन में अस्पष्टता इसकी समस्या ने शक्तियों को राज्यों के पास इकट्ठा कर रखा है, और इस प्रकार जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनके प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशील निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है इससे। तो ये देख रहे हैं हमने, शक्तियाँ किसके पास पड़ी है, सारी राज्यों के पास, तो इसकी ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जागरूकता भी कम है, संवेदनशीलता भी कम है। अब ये समस्याएं तो है, हमने बहुत सारी समस्याएं देखी, तो इनका क्या इलाज किया जा सकता है, तो हमारे कुछ सुझाव है। वास्तविक राजकोषीय संघवाद अर्थात जो वित्तीय उत्तरदायित्व के साथ वित्तीय स्वायत्तता एक दीर्घकालिक समस्या का समाधान हो सकती है। क्या है वित्तीय, वही वास्तविक राजकोषीय संघवाद का मतलब जो राज्यों के पास जो पैसा आता है उसका निश्चित पैसा पंचायतों को दिया जाना चाहिए। इसके बिना क्या है, पंचायती राज संस्थाएं केवल एक महंगी विफलता की ही साबित होगी, कि जैसे पंचायती राज व्यवस्थाएं बना दी लेकिन काम कुछ नहीं कर सकती यदि उनको पैसा नहीं दिया जाए। तो उनको लिए क्या, वास्तविक राजकोषीय संघवाद होना चाहिए। जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी 6ठी रिपोर्ट है, मतलब स्थानीय स्वशासन भविष्य की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा। इसमें सिफारिश की गई थी कि सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन होना चाहिए, कि सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, स्पष्ट रूप से सीमांकन होना चाहिए, और ये वाले कार्य हमारे स्थानीय स्वशासन करेगी। राज्यों को एक्टिविटी मैपिंग के अवधारणा को अपनाना चाहिए, जहां प्रत्येक राज्य अनुसूची में 11वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं उसके संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए उत्तरदायित्व और भूमिकाओं का स्पष्ट इंगित होना चाहिए। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची के अंदर जो जो विषय दिए गए हैं उनमें स्पष्ट सूचीबद्ध होना चाहिए कि कौन कौन से कार्य कौन करेगा कौन नहीं करेगा। यदि ये नहीं किया जाएगा तो हमारे पंचायती राज और नगरीय निकाय के सारे कार्य में राज्य सरकार ही करती रहेगी। फिर बात करें जनता के प्रति जवाबदेहिता के आधार पर विषयों को अलग अलग स्तरों पर विभाजित करके सौंप देना चाहिए। कर्नाटक और केरल जैसे राज्य हैं, इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए, लेकिन समग्र प्रगति अत्यधिक असमान है, अर्थात उनमें भी
कोई इतनी खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कदम तो उठाए ही हैं। विशेष रूप से देखें तो जिला स्तर पर ऊर्ध्वगामी योजना निर्माण की आवश्यकता है। कैसी ऊर्ध्वगामी योजना निर्माण की आवश्यकता है? अर्थात नीचे से योजना बनती है और ऊपर तक जानी चाहिए, जो ग्राम सभा से प्राप्त जमीनी इनपुट पर आधारित हो। अर्थात ग्राम सभा योजना बनाए और हमारे जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति के पास जानी चाहिए। कर्नाटक ने पंचायतों के लिए एक अलग नौकरशाही संवर्ग या कैडर का निर्माण किया है। पंचायतों के लिए ही अलग से नौकरी तय की है, ताकि अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था से मुक्ति हो सके। जहां ये अधिकारी क्या प्राय निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अधिभावी बने रहते हैं, अर्थात उन पे हावी बने रहते हैं। जैसे हमारे जो जिला कलेक्टर है, ये पंचायतों में यदि आपने देखी हो वो पंचायत, तो उसमें बहुत सारे इससे संबंधित उदाहरण मिलते हैं कि जैसे जिला कलेक्टर आती है, मंजू देवी को ऑर्डर देती है कि आप जन गण मन गा के दिखाइए। तो इस तरह जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे जिला प्रतिनिधि पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, उन पे हावी बने रहते हैं। तो इसको दूर किया जाना चाहिए। स्थानीय स्वशासन के जो वास्तविक चरित्र को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। केंद्र को भी राज्यों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि राज्य कार्य, वित्त और कर्मचारियों के मामले में पंचायत की ओर शक्ति के प्रभावी हस्तांतरण के लिए प्रेरित हो। कि केंद्र सरकार को भी थोड़ा दबाव बनाना चाहिए कि राज्य क्या करे, पंचायती राज संस्थाओं को ये सब दे। स्थानीय प्रतिनिधियों में विशेषज्ञता के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे नीतियों, कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन में अधिक से अधिक योगदान कर सके। तो ये बात भी अच्छी है कि जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि है, उनमें विशेषज्ञता का विकास हो, इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। जो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व है, इसकी समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से पहले सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। अतः समाज में इस अवधारणा का विकास किया जाना चाहिए कि जो हमारा प्रधानपति है, प्रॉक्सी जो प्रतिनिधित्व है, अर्थात वास्तव में तो कोई और शासन कर रहा है, जबकि चुना गया कोई और है। इसको रोकने के लिए समाज के अंदर ये अवधारणा फैलाई जानी चाहिए। अर्थात यदि ऐसा कोई करता है तो उसको वोट ही ना दे। बात करें हाल ही में राजस्थान और जो हमारे हरियाणा जैसे राज्यों ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कुछ न्यूनतम मानक तय किए हैं। क्या है? कुछ न्यूनतम मानक तय किए। इस तरह की योग्यता मानक शासन तंत्र की प्रभावशीलता को सुधार लाने में सहायता करती है। अब राइट टू रिकॉल वाली बात करते, बहुत सारे राज्य जिन्होंने पंचायती राज के अंदर राइट टू रिकॉल के प्रावधान लागू किए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो ऐसा लागू नहीं है। ऐसी योग्यता मानक विधायकों और सांसदों के लिए भी लागू होने चाहिए। इस दिशा में सरकार को सार्वभौमिक शिक्षा के जरिए किए जा रहे प्रयास को तीव्र करना चाहिए। अर्थात जो शिक्षा के मानक है, वो भी इसके लिए डिसाइड होने चाहिए। अब बात करिए सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तंत्र होना चाहिए कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। विशेष रूप से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन के मामलों में अनुपालन सुनिश्चित होने चाहिए कि जो हमारे राज्य वित्त आयोग है, जो भी सिफारिशें दे तो राज्यों को वो मानना चाहिए। अब आगे की राह देखें क्या होनी चाहिए कि सामुदायिक, सरकारी और अन्य विकासात्मक एजेंसी के माध्यम से प्रभावी संयोजन, संलग्नता के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर ग्रामीण लाभार्थियों के जीवन में एक समग्र परिवर्तन लाना इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायतों के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सारे कार्य करना। सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन, सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय विकेंद्रीकरण और समर्थन के लिए जनता की जो मांग है, उसको विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे राज्यों के पास विषय और शक्तियाँ हैं, उनको पंचायतों को भी बांटा जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण की मांग को समायोजित करने के लिए एक ढांचे के विकास की आवश्यकता है। एक ढांचा बनना चाहिए ताकि विकेंद्रीकरण हो सके। कार्य समानुदेशन के में स्पष्टता होनी चाहिए। स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट और स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। अभी हम आज के लेसन की समापन महात्मा गांधी जी के एक कोट के साथ करेंगे, जो ये कहते हैं, यदि हम पंचायती राज यानी कि सच्चे लोकतंत्र को अपने सपने को साकार होते देखेंगे, तो हम सबसे दीन और निम्नतम भारतीय को भी भूमि के सबसे प्रभावशाली भारतीय के ही समान भारत के शासक के रूप में देखेंगे। तो हमारे किसका कोट है? महात्मा गांधी का। हम दोबारा बता देते हैं कोट क्या है, कि यदि हम पंचायत यानी कि सच्चे लोकतंत्र के अपने सपने को साकार होते हुए देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे दीन और निम्नतम भारतीय को भी क्या है, भूमि के सबसे प्रभावशाली भारतीय के ही समान भारत के शासक के रूप में देखेंगे।
तो इसी कोट के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।